हुसैन और साथ ही रविंद्र मेरे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर और साथ ही साथ अमित रैना साहब भी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जरा खालिद से हम समझने की कोशिश करते हैं फारूक अब्दुल्ला पर आरोप क्या है और उनकी तरफ से अब इसे लेकर सफाई क्या दी गई है। सबसे पहले खालिद। देखिए विशाल, मैं आपको बता दूं, फारूक अब्दुल्ला पे जो आरोप लग रहे हैं वो जम्मू में जो उनकी भिठंडी में जमीन है, जहां उनका एक मकान भी है, वहां बताया जा रहा है कि 3 कनाल जमीन तो उन्होंने खरीदी थी, लेकिन उसके बाद जो आसपास के करीबन 7 कनाल जमीन जो फॉरेस्ट लैंड था उस पर उन्होंने अवैध कब्जा किया और उसको उस प्रॉपर्टी के साथ मिला लिया। हालांकि फारूक अब्दुल्ला की तरफ से जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक बयान आया है उसमें ये पूरी तरह से खंडन किया गया है कि रोशनी एक्ट के तहत फारूक अब्दुल्ला को न तो जम्मू में और ना ही कश्मीर में कोई फायदा मिला है। लेकिन अब बात यह है कि सीबीआई को यह मामला चला गया है, वो इसमें जांच करेंगी और दूध का दूध पानी का पानी सामने आएगा। मैं आपको बता दूं, रोशनी एक्ट जो 2001 में लागू हुआ था जब गुलाम नबी आजाद की सरकार थी, तब ये सरकार ने तत्व रखे थे कि जो पावर प्रोजेक्ट्स यहाँ पर बन रहे हैं उनके लिए पैसे की जरूरत है, इसलिए। ठीक है, मैं रविंद्र का रुख करना चाहूंगा। रविंद्र, बीजेपी से लेकर हमलावर है, बीजेपी की तरफ से क्या कहा गया? देखिए, बीजेपी चाहे कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद हो या वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर हो या इसके पहले भी आपने देखा कई बीजेपी के बड़े नेताओं ने रोशनी एक के तहत फारूक अब्दुल्ला और जम्मू कश्मीर के दूसरे जो नेता हैं उन पर यही आरोप लगाया गया था कि सरकारी जमीन को हड़पा गया और पैसे का दुरुपयोग किया गया। और उस पूरे आपने देखा कि रोशनी एक के जो जमीन आवंटन किया गया था उसे खारिज किया गया। जाँच जाहिर तौर पर सीबीआई कर रही है, लेकिन ये घोटाला 25,000 करोड़ का ज़्यादा और यह था कि इससे बिजली परियोजनाओं को मदद मिलेगी, लेकिन क्या मदद मिली इसकी भी जांच चल रही है। शायद बीजेपी का यही कहना है कि कोई बिजली परियोजना का वहां पर शुभारंभ तक नहीं हुआ, कार्य प्रगति तक नहीं हुआ और ये सारी जमीन सिर्फ और सिर्फ एक परिवार या फिर 2-3 परिवार वहां जो हैं, जो मुख्यमंत्री भी रहे हैं, उनके लिए हड़पा गया और ये सब कुछ उनके सत्ता में रहते हुए, सत्ता का दुरुपयोग करते हुए हड़पा गया। हालांकि फारूक अब्दुल्ला जैसे खालिद बता रहे हैं कि इसका आरोप से इनकार किया गया है, लेकिन जांच में और जो नाम सामने आ रहे हैं उसमें दिख रहा है कि इलीगल तौर पर इंक्रोच किया गया है जमीन, जो सरकारी जमीन था। कैसे इसमें राजनीतिक दखल था, कैसे इसमें कुछ राजनेताओं, ब्यूरोक्रेट्स और उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाया गया, ये अभी हमारे बहुत सारे दर्शक नहीं जानते। रविंद्र, जरा समझाइए कैसे रोशनी एक्ट के नाम पर ये जमीनें बांटी गई? देखिए, रोशनी एक्ट जब 2001 में इस बिल को लाया गया था, उसके बाद देखिए उसमें कट ऑफ ईयर रखा गया था 1990, लेकिन बाद में और रिलैक्सेशन दिया गया पीडीपी सरकार द्वारा। फिर बाद में गुलाम नबी आज़ाद के नेतृत्व में जो सरकार बनी थी उसने भी रिलैक्सेशन दिया, कहीं ना कहीं बेनिफिट उनको पहुंचाने के लिए जो उस जमीन पर इलीगल तौर पर कब्जा किए हुए थे, चाहे उद्योगपति हो या फिर वहाँ जम्मू कश्मीर के जो नेता हो, उनको फायदा पहुँचाने के लिए। और एक तरह से देखा जाए तो बीजेपी का आरोप यही है कि कांग्रेस के नेता हो या पीडीपी के नेता हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े नेता हो, सब ने मिली भगत करके, आपसी मिली भगत करके एक दूसरे को फायदा पहुंचाया और जमीन हड़पा। कोई परियोजना का, बिजली परियोजना के लिए पैसा फंड इकट्ठा नहीं हुआ, बल्कि जमीन हड़पा गया। जल्दी से अमित रैना का रुख करना चाहूंगा। अमित रैना, अगर सब कुछ ठीक ठाक होता तो ना ये मामला हाईकोर्ट जाता, ना सीबीआई को जांच दी जाती, ना सीएजी की रिपोर्ट कहती कि हजारों करोड़ का यह घोटाला हो सकता है। लेकिन राजनेताओं का इसमें रोल कितना बड़ा था? नेशनल कॉन्फ्रेंस, फारूक अब्दुल्ला का नाम जो आ रहा है, उनका रोल कितना बड़ा था? देखिए, मैं आपको कनाल शायद काफी लोग समझते नहीं है भारत में। कनाल 20 लाख कनाल हो गए, तकरीबन 2.5 लाख एकड़ जमीन की बात कर रहे हैं हम उस प्रदेश में बात कर रहे हैं जहां महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला अगर कश्मीरी पंडितों के वापस जाने के लिए जमीन मांगते तो कहते हैं जमीन नहीं हमारे पास। उनके पास 1000 एकड़ जमीन नहीं निकलती थी, मगर आपस में बांटने के लिए 2.5 लाख एकड़ जमीन मिल गई उन्हें। और ये जो पॉपुलेशन का मिक्स चेंज करने का भी प्रयास था जम्मू को लेकर, जो सुंजवान एरिया है और ये बाकी एरिया है, यहाँ पे हिंदुओं को जमीन नहीं दी गई, यहाँ पे डोगरों को या जम्मू के बाशिंदों को जमीन नहीं दी गई, यहाँ पे उनको जमीन दी गई जो पॉपुलेशन मिक्स जम्मू की चेंज कर सके। जम्मू का काफी समय से ये कहना रहा है कि हमारी डेमोग्राफी चेंज की जा रही है और आज 370 को जो हटाने की बाद जो प्रयास इनका चल रहा है कि 370 वापस लो, इसीलिए वापस बुलाया जा रहा है। इसमें किसी जन का भला नहीं है, भला उनका है, क्योंकि 370 के हटते उनके सारे राज खुलते जा रहे हैं, सारे पोल खुलते जा रहे हैं और दुनिया को अब दिख रहा है कि कैसे उन्होंने हुकूमत के नाम पर पूरे प्रदेश को लूटा है, पूरे देश को लूटा है। पूरे के पूरे सेंटर के फंड्स गायब हो जाते थे। 2.5 लाख
एकड़ जमीन आज गायब हो गई है जम्मू कश्मीर में, जो इन राजनीतिकों ने अपने पास रखी है। आप आधे एकड़ से कम जमीन खरीदते हैं और 1 एकड़ की तकरीबन जमीन आप कब्जा कर लेते हैं और उसे अपना फार्म हाउस बना लेते हैं। आपने शहर के बीच एक फार्म हाउस बना रखा है, इससे बड़ा अपराध क्या कर सकते हैं आप? और इसके बेनिफिशियरी फारूक अब्दुल्ला ही नहीं, इसके बेनिफिशियरी नेशनल कॉन्फ्रेंस के ट्रस्ट है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऑफिस बेयरर्स है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का खुद ऑफिस इलीगल जमीन पर बना हुआ है, रोशनी एक्ट बिल्कुल। रोशनी एक्ट के नाम पर सरकारी जमीन का ये कैसा घोटाला है, ये हमने समझने की कोशिश की। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद आपका, रविंद्र आपका, अमित रैना हमसे जुड़ने के लिए और समझाने के लिए कि उस दौरान जो सरकारें थी, जो राजनेता थे, उनका इसमें कितना बड़ा रोल था। अब जांच सीबीआई के जिम्मे है। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। कांग्रेस पार्टी अपने नए पार्टी अध्यक्ष के चुनाव के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी अपना नया अध्यक्ष चुनने के लिए ऑनलाइन वोटिंग कराने जा रही है, जिसके मतदान करने वाले सदस्यों की डिजिटली लिस्ट तैयार कर ली गई। जैसे ही कांग्रेस वर्किंग कमेटी हरी झंडी देगी तो 15 दिन में यह चुनाव करवा लिया जाएगा। सोनिया गांधी अगस्त 2019 से कांग्रेस की अध्यक्ष, अंतरिम अध्यक्ष हैं और अब जब बिहार में पार्टी चुनाव हारी, 70 में से केवल 19 सीटों पर जीत पाई, कपिल सिब्बल से लेकर गुलाम नबी आजाद तक रवि त्रिपाठी आवाज उठाने लगे कि अब पार्टी को अपने स्ट्रक्चर में बदलाव करना होगा, चाहे वो टॉप लीडरशिप की बात हो, कार्यकर्ताओं में जोश भरने की बात हो। लेकिन क्या वाकई ये चुनाव हो पाएगा? क्योंकि बात तो बहुत बार हो चुकी चुनाव की। रवि त्रिपाठी नहीं, देखिए बिल्कुल बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस में अध्यक्ष पद का चुनाव होना तय है, जो सूत्रों से पता चल रहा है। क्योंकि आज जो बैठक हुई है सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की, उनके सदस्यों ने बताया है कि चुनाव तो होंगे। अब चुनाव का प्रोसेस क्या होगा, जो आपको समझाना चाहूंगा कि अभी 20 से 25 दिन लगेगा। मेंबर्स की लिस्ट तैयार की जा रही है, डिजिटल लिस्ट तैयार की जा रही है। हालांकि चुनाव डिजिटल होगा या बैलेट से होगा ये कहना अभी मुश्किल है, लेकिन डिजिटल आई कार्ड तैयार कराया जा रहा है सब सदस्यों का, और लगभग 20 से 25 दिन में लिस्ट तैयार हो जाएगा। और उसके बाद ये लिस्ट सौंपी जाएगी सोनिया गांधी को। फिर CWC की बैठक बुलाई जाएगी और उसके बाद तय होगा कि अगले अध्यक्ष का चुनाव कब होगा। तो ये माना जा रहा है कि फरवरी के महीने में हो सकता है कि कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव हो। अब ये जरूरी नहीं है कि राहुल गांधी ही अध्यक्ष के चुनाव दोबारा से नाम रखा जाएगा। हो सकता है CWC में कुछ लोग ये भी कहें कि राहुल गांधी को ही अध्यक्ष बना दिया जाए, इसके लिए चुनाव की क्या जरूरत है। लेकिन जो खबर मिल रही है कि चुनाव होना तय है और राहुल गांधी चुनाव लड़ते हैं नहीं लड़ते हैं ये अलग बात है, लेकिन अध्यक्ष पद के लिए दूसरा नॉमिनेशन भी हो सकता है। तो जो कांग्रेस में अंदर एक माहौल बन रहा है कि 1998 के आसपास का माहौल बन रहा है। फिर से सोनिया गांधी के खिलाफ कुछ लोग बोलना शुरू हुए थे, कई लोगों ने पार्टी छोड़ी थी उस समय। फिर एक चुनाव हुआ, चुनाव में एक आदमी को कहीं ना कहीं जितेंद्र प्रसाद खड़े हुए और उनको कहीं ना कहीं दोषी करार कर दिया गया, उनको पार्टी से साइड लाइन किया गया उस समय। लेकिन ये खेल भी हो सकता है कांग्रेस पार्टी के दिखावे के लिए कि कांग्रेस पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी है, चुनाव कराया जाएगा, फिर राहुल गांधी को चुनाव जिताया जाएगा। तो एक माहौल बन रहा है। लेकिन ये तय है कि कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष पद का चुनाव होगा, फरवरी में हो सकता है, मार्च में हो सकता है। लिस्ट लगभग तैयार कर ली गई है, 15 से 20 दिन में डिजिटल लिस्ट फाइनल हो जाएगी, वो सोनिया गांधी को सौंप दी जाएगी और उसके बाद चुनाव का प्रोसेस CWC की बैठक माना जा रहा है। लेकिन क्या गांधी परिवार का ही कोई सदस्य होगा जो इस कुर्सी पर काबिज होगा, या फिर किसी और कांग्रेस नेता को यह मौका मिलेगा, ये देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया रवि इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। शिवसेना के विधायक प्रताप सरनाइक के बेटे विहांग सरनाइक को ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट अपने साथ ले गई। आज सुबह ईडी ने सरनाइक के 10 ठिकानों पर छापा मारा था, जिसके बाद उनके बेटे को पूछताछ के लिए ईडी की टीम अपने साथ लेकर गई। प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शिवसेना विधायक प्रताप सरनाइक के ठाणे के घर और ऑफिस पर छापा मारा और करीब 12 बजे ईडी प्रताप सरनाइक के बेटे विहांग सरनाइक को अपने साथ ले गई। ईडी सरनाइक के मुंबई और ठाणे के 10 ठिकानों पर तलाशी कर रही है। हालांकि ईडी ने अभी इस बात की जानकारी नहीं दी है कि ये छापेमारी मनी लॉन्ड्रिंग के किस मामले में की जा रही है। शिवसेना के नेता MLA प्रताप सरनाइक बेनामी कंपनी, भ्रष्टाचार के पैसे पार करना, मनी लॉन्ड्रिंग, अगर इस प्रकार के उद्योग करते होंगे तो फिर उनके अगर ईडी के छापे पड़ते हैं तो उन कार्रवाई का स्वागत होना चाहिए। वैसे शिवसेना के नेता महापालिका माफिया कॉन्ट्रैक्टर के पैसे लेना, पार करना, ये जग जाहिर है। केंद्र सरकार पर शिवसेना अक्सर केंद्रीय जांच एजेंसी और खास तौर पर ईडी के दुरुपयोग का आरोप लगाती रही है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने फिर से शिवसेना विधायक पर हुई कार्रवाई को महाराष्ट्र की बदनामी से जोड़ दिया और ईडी की कार्रवाई पर ही सवाल उठा दिए। रेड डाली है मुझे लगता है महाराष्ट्र में,
एजेंसी का मिसयूज करके अगर कोई ये चाहता है कि सरकार बना ले, मुझे लगता है मूर्ख है। किसी भी हालत में आप कितना भी दबाव डालिए, कितने भी झूठे मुकदमे डालिए, झूठे एविडेंस बनाइए, झूठे कागजात बनाइए, कुछ नहीं होगा। चलिए आपको बताते हैं कि ईडी जिन प्रताप सरनाइक के बेटे को अपने साथ लेकर गई है और जिनके घर और ऑफिस पर छापा पड़ा है, वो प्रताप सरनाइक हैं कौन? प्रताप सरनाइक ठाणे के ओवला मजीवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। वो शिवसेना के महाराष्ट्र प्रवक्ता और मीरा भयंदर क्षेत्र के लिए संचार नेता भी हैं। सरनाइक बीजेपी के खिलाफ लगातार आक्रामक रहते हैं और हाल ही में कंगना रनौत ने जब मुंबई की तुलना पीओके से की थी, तब कंगना पर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग के बाद प्रताप सरनाइक चर्चा में आए थे। इसके अलावा वो अर्नब गोस्वामी के विरोध में विधानसभा में विशेष अधिकार हनन प्रस्ताव लेकर आए थे। सूत्रों के मुताबिक विधायक प्रताप सरनाइक के खिलाफ सीधे तौर पर कोई मामला नहीं है। बताया जा रहा है कि मामले कंपनी और कुछ लोगों के खिलाफ हैं, जिनमें रेड की जा रही है। ईडी को शक है कि प्रताप सरनाइक और उनके परिवार ने अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को छिपाया है और ऐसे में उनके बेटे से पूछताछ करके ये पता लगाया जाएगा कि उन्होंने कब कब पैसों का लेन देन किया और ये पैसा कहां कहां इस्तेमाल हुआ। मुंबई से नित्यानंद शर्मा और दिल्ली से प्रमोद शर्मा। अंकुर त्यागी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं मुंबई से। अंकुर, किन आरोपों के आधार पर, किन सबूतों के आधार पर यह कार्रवाई ईडी की तरफ से की गई? देखिए, टॉप्स ग्रुप का जो सिक्योरिटीज का काम है, उसके अंदर कई सारी इरेगुलरिटीज पाई गई हैं पैसों को लेकर, और उसके जितने भी प्रमोटर्स हैं और जो मेंबर्स हैं उनको लेकर कार्रवाई हो रही है। इसीलिए जो 10 जो ठिकाने हैं उनमें से अधिकतर ठिकाने जो प्रताप सरनाइक है उनके जो बेटे की कंपनी है, विहंग उनका बेटा है, जिसको डिटेन अभी फिलहाल किया गया है, फिलहाल पूछताछ के लिए ले जाया गया है, वो वहां पर की गई है। ठाणे से लेकर मुंबई के कुछ 10 अलग अलग जगह हैं जिसमें रेजिडेंस हैं, उनके ऑफिस हैं, उनके रिश्तेदारों के घर हैं, जहां पर ये पूरी की पूरी छापेमारी की कार्रवाई की गई है। और इस वक्त ईडी उनके जो बेटे विहंग हैं उनसे ईडी दफ्तर में बिठाकर उनसे पूछताछ। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.